हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायनेमोमीटर। ओके, हम लोग ब्रेक्स पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं डायनेमोमीटर। तो पहले हम देखते हैं कि डायनेमोमीटर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। बाय नोइंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वी कैन डिटरमाइन टॉर्क ट्रांसमिटेड एंड हैंस पावर ऑफ इंजन। तो डायनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जो किसी इंजन पर अपन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगाएंगे उसको मेजर कर सकते हैं, वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। यदि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर आपने मेजर कर लिया तो अपन जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं, और टॉर्क अगर आप पता चल गया तो अपन पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है T इंटू ओमेगा, जहाँ T क्या है टॉर्क और ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड। ओके, तो इन सिंपल वर्ड अगर बात करें तो इन सिंपल वर्ड डायनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर टॉर्क और रोटेशनल मैकेनिकल पावर ऑफ अ इंजन। ठीक है, तो कौन सी पावर मेजर करेगा ये? रोटेशनल मैकेनिकल पावर। इंजन क्या करता है? एक शाफ्ट घुमाता है, मतलब कि वो रोटेशनल मैकेनिकल पावर जनरेट करता है। तो अब हम देखते हैं डायनोमीटर के टाइप्स। तो बेसिकली डायनोमीटर्स दो टाइप के होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर, दूसरा है ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। तो पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर। तो इसके नाम से क्लियर है, एब्जॉर्प्शन मतलब कि ये पावर की को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो पावर ये मेजर करता है उस पावर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और उसको हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा फ्रिक्शन के द्वारा। तो देखते हैं, these types of dynamometer measure and absorb power output of engine. These types of dynamometer measure and absorb power output of engine to which they are coupled. ये जिस इंजन के शाफ्ट पर लगे होते हैं उसकी पावर को मेजर तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पावर इज एब्जॉर्ब बाय फ्रिक्शन एंड डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय सम मीन्स। जो पावर होगी वो फ्रिक्शन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और हीट में कन्वर्ट कर दी जाएगी और एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। हैंस द पावर ऑफ इंजन ड्यूरिंग मेजरमेंट इज लॉस्ट। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पावर इंजन जनरेट कर रहा है वो आपकी लॉस हो गई, आपकी नुकसान हो गया उसका। इसलिए इस टाइप के डायनामोमीटर का उपयोग मध्यम पावर के लिए, मध्यम पावर मेजरमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मॉडरेट पावर। तो एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर के जो एग्जांपल्स हैं वो दो हैं, प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर और रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। तो देखते हैं अपन पहले प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर। तो प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर देखिए आपने पढ़ा है डबल ब्लॉक सूज ब्रेक। तो ये वो सूज डबल ब्लॉक सूज ब्रेक ही है ना, डबल सूज ब्रेक ही है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगा दी गई है जिससे अपन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे और टॉर्क और फिर पावर मेजर कर लेंगे। देखिए, द प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू वुडन ब्लॉक्स clamped together on a revolving pulley or block is attached to a lever on which weight is suspended. प्रोनी ब्रेक डायनेमोमीटर में क्या होगा? दो वुडन ब्लॉक्स लगे होंगे, है ना, जो एक नट और बोल्ट की सहायता से क्लेम किए होंगे, लगे होंगे, ठीक है ना, और जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा उस पर एक लीवर लगा दिया जाता है जिस पर अपन वो वेट सस्पेंड करेंगे। The grip of blocks over the pulley is adjusted using bolt of the clamp until the engine runs at the required speed or rated speed. तो अपन क्या करेंगे, जैसे इंजन स्टार्ट करेंगे, है ना, तो स्टार्टिंग में इंजन आपका फुल स्पीड से घूमेगा, तो अपन क्या होगा, जो ग्रिप होगी, जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा उसको बढ़ाएंगे, किसकी सहायता से? जब बोल्ट को टाइट करेंगे तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बैलेंसिंग मास इज ऑल्सो अटैच टू अ बैलेंस द लीवर। जो लीवर अपने अटैच किया है अपर ब्लॉक के ऊपर उसको उसकी मास बैलेंसिंग की जाएगी, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग काउंटर वेट। तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये है इसका डायग्राम, समझते हैं पहले। तो ये है आपका व्हील, या फिर इसको बोल सकते हो पुली, जो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और ये आपका अपर ब्लॉक और ये आपका लोअर ब्लॉक, ठीक है, ये पूरा लोअर ब्लॉक हो, ये आपका अपर ब्लॉक है। और अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक दोनों किससे कनेक्ट किए गए हैं? ये नट और बोल्ट, ये जो आपको दिख रहे हैं
नट और बोल्ट, ठीक है। ये बोल्ट ऊपर है, इसको इससे अपन टाइट कर सकते हैं, नट और बोल्ट, ठीक है। नट ऊपर, और ये ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाया गया है एक लीवर, ठीक। और लीवर को चूँकि क्या है कि लीवर को हेल्प, लीवर जो आपका है, जो आपका जो लीवर है इस पर देखिए, अब यहाँ से पर देखते हैं इसकी इस साइड की लेंथ ज़्यादा है, इस साइड की लेंथ कम है, इसलिए इसका इस साइड का वेट ज़्यादा होगा, ओके। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन ये साइड काउंटर वेट करते हैं, जिससे ये लीवर हॉरिजॉन्टल पूरी तरह से रहे। और इसमें दो स्टॉपर्स लगाए जाते हैं, ये एक स्टॉपर एस और दूसरा स्टॉपर एक एस, ठीक है। थोड़े डिस्टेंस होती है इनके बीच ना। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि लीवर जो है वो ज़्यादा रोटेट ना कर सके, उसकी मोशन को, उसकी मूवमेंट को लिमिट कर सके। चलिए अब इसको ऑपरेशन देखते हैं। तो क्या होगा जब अपन, है ना, जब अपन इंजन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपकी नट एंड बोल्ट, जो आपकी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कम लगा रहा होगा क्योंकि अपने बोल्ट टाइट नहीं किए होंगे, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे इंजन आपकी फुल स्पीड से घूमेगा, है ना, क्योंकि उस पर लोड नहीं है कोई। जैसे ही अपन उस पर लोड बढ़ाएंगे, और लोड कैसे बढ़ाएंगे, इस नट और बोल्ट को टाइट करेंगे, ठीक है। नट को टाइट करेंगे तो उस पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब उस पर लोड बढ़ेगा। और लोड अपन कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि इंजन की स्पीड कांस्टेंट ना हो जाती है। क्योंकि क्या है कि फ्रिक्शन जो फोर्स लगता है उसकी एक लिमिट होती है। कितनी लिमिट होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उससे ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर पाएगा, भले आप कितनी भी फ्रिक्शन अप्लाई कर दो, ठीक। तो क्या होगा, एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जब फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और उस टाइम आपकी इंजन की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन बोल्ट को टाइट करना छोड़ देंगे, अब इसको आगे टाइट नहीं करेंगे। अब उस पोजिशन में क्या होगा, ये अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रही है पुली, तो ये आपका जो लीवर होगा, ये मान लीजिए आपका अपर स्टॉपर यहाँ पर है, तो ये कुछ इस पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है। इसको टच करता रहेगा। अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन में इस पर वेट अटैच करेंगे, जो वेट है यहाँ पर वेट अटैच करेंगे। और कब तक वेट अटैच करेंगे, तब तक कि ये लीवर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए, ठीक। जैसे इस कंडीशन में आ जाएगा तो इस कंडीशन में अपन जो वेट अटैच किया है एम, या एम इंटू जी बराबर डब्ल्यू, जो वेट अटैच किया उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। और जो स्पीड है, इस स्पीड में तो ओमेगा या फिर एन, उसको अपन टेकोमीटर की सहायता से मेजर कर लेंगे, ठीक है। टेकोमीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से आप स्पीड मेजर कर सकते हो। यहाँ पर ये जो इंजन की शाफ्ट घूम रही है, यहाँ पर उसको अटैच करोगे तो उसका आरपीएम बता आपको देगा टेकोमीटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो एक सिंपल डायग्राम और है। तो देखिए इसमें अगर आप ये देखोगे कि जो इस कंडीशन में आपको टॉर्क जो मिल रहा होता है ना, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है ना, कि जो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग मोशन कंडीशन में, और जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है या टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरी तरह फ्रिक्शन में जा रहा है ना, क्योंकि ये, और फ्रिक्शन को बैलेंस किससे, अपन वेट से कर रहे हैं। तो जब अपन को टॉर्क मिल रहा है टी, वो क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एल। जो डब्ल्यू क्या है, जो अपन ने वेट अटैच किया है इन न्यूटन, और एल क्या है, लेंथ, लीवर की लेंथ, ओके। तो जो मास अपन ऐड किया है ना स्केल पान पर, जो अपन जिस पे मास ऐड करते हैं उसको बोलते हैं स्केल पान। सच दैट आर्म ऑफ द लीवर रिमेन्स हॉरिजॉन्टल या इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपन इतना मास ऐड करेंगे जिससे कि वो आपके लीवर क्या हो, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो जो टॉर्क, जो फ्रिक्शनल टॉर्क आपको मिल रहा है वो क्या होगा, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। यहाँ वेट क्या, आपने जो वेट अटैच किया है, और लेंथ क्या है, एल लेंथ ऑफ आर्म, ठीक है। और जो पावर होगी वो क्या होगी, पावर अपन जानते हैं, पावर क्या होती है, P इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, ठीक है। टी आपका टॉर्क है, ओमेगा आपकी एंगुलर स्पीड है। तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2πn/60 होती है। तो उसके लिए अगर रखेंगे तो P इक्वल हो जाएगा 2πnt/60। अपना पावर का फाइनल फार्मूला है, या टी अपना क्या है, टॉर्क, और एन क्या है, आरपीएम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। देखिए रोप ब्रेक डायनेमोमीटर क्या होता है, पहले इसका डायग्राम देखते हैं अपन लोग। ये है इसका डायग्राम रोप ब्रेक डायनेमोमीटर का। रोप ब्रेक डायनेमोमीटर क्या है कि ये आपका व्हील या पुली जो बोल सकते हो, फ्लाई व्हील जनरली बोलते हैं इसको, ये फ्लाई व्हील इंजन की शाफ्ट पर, क्रैंक शाफ्ट पर अटैच किया गया है, जो कि क्लॉक डायरेक्शन में घूम रही है। और अपने एक बेल्ट लिया है जिसमें 3 या 4 वुडन ब्लॉक्स लगे हैं। ये वुडन ब्लॉक्स लगे हैं, देखिए ये वुडन ब्लॉक्स लगे होते हैं। उस बेल्ट के एक एंड को अपन ने क्या, स्प्रिंग बैलेंस ऊपर अटैच किया, स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ से अटैच किया, और व्हील के ऊपर लपेटते हुए उसको इस डायरेक्शन में लेके आ जाते हैं। और यहाँ पर एक स्केल पान लगा होता है जिस पर अपन वेट अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग क्या है, जैसे अपन इंजन स्टार्ट करेंगे
तो जब अपन को स्केल पान पर कोई लोड नहीं लगाएंगे, इंजन आपका फुल स्पीड से घूमेगा, है ना। तो जैसे फिर अपन वेट अटैच करेंगे, उससे क्या होगा, उस पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो इंजन की स्पीड कम होती जाएगी। जैसे अपन वेट बढ़ाएंगे इंजन की स्पीड कम होती जाएगी। तो अपन को जिस स्पीड पर पावर मेजर करनी होती है ना, मान लो आपको जिस स्पीड पावर मेजर करनी होती है, अपन वेट जब तक ऐड करेंगे जब तक कि अपन को वो स्पीड ना मिल जाए, ठीक। अपन को अगर कम स्पीड पर चाहिए तो अपन और वेट बढ़ाएंगे, अगर अपन ज़्यादा स्पीड पर पावर चाहिए तो अपन वेट को थोड़ा कम कर देंगे, है ना, उस स्पीड पर लेके आ जाएंगे। और स्पीड मेजर करने का तरीका वही है, टेकोमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए अपना जो स्पीड मिल गई है, जिस स्पीड पर आपको पावर मेजर करनी होती है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको मिलेगा वो क्या होगा, F इक्वल टू एम जी माइनस एस, जहाँ एम जी क्या है, अपन जो वेट अटैच किया एम जी डब्ल्यू, है ना, और एस क्या है आपका स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, जो यहाँ पे टेंशन आ रहा है उसको मेजर करता है। तो फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होगा, टी इक्वल टू एफ इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ मैंने एफ के लिए रखूँगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एस इंटू आर, ठीक। इसको थोड़ा शुरू से देखते हैं अपन लोग। और तो रोप इज रैप्ड ओवर अ रिम ऑफ द पुली कीड टू द शाफ्ट ऑफ द इंजन। इसमें क्या होता है, एक रोप को अपन एक फ्लाईव्हील या पुली के ऊपर लपेट देते हैं, जो, और वो फ्लाईव्हील किस पे कीड रहता है, किस पे अटैच रहता है, इंजन की क्रैंक शाफ्ट पर। 3 या 4 वुडन शेप ब्लॉक्स और अटैच टू द रोप टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ पुली। 3 से 4 अपन वुडन ब्लॉक्स उस रोप के साथ अटैच करते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपकी रोप हो वो स्लिपिंग ऑफ, मतलब कि फ्लाईव्हील या फिर पुली से उतरे नहीं, ठीक है। अपर एंड ऑफ द रोप इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग बैलेंस, वेयर एज लोअर एंड इज कनेक्टेड टू द सस्पेंडेड पान फॉरवर्ड। जो अपर एंड होगा रोप का वो स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट रहेगी, और दूसरा एंड क्या होगा, पुली के ऊपर घूमते हुए दूसरे एंड पर अपन लोग एक वेट स्केल पान, है ना, जिस पर अपन वेट अटैच करेंगे वो अटैच किया जाएगा, ठीक। तो ये अपने देख लिया इसको, है ना, स्प्रिंग बैलेंस, ये फ्लाईव्हील, और ये रोप यहाँ से पूरी अटैच की गई है विथ वुडन ब्लॉक्स, और यहाँ अपन वेट अटैच करेंगे, आपका स्केल पान है, ठीक। तो अपन ने वेट मेजर कर लिया, और वेट की रीडिंग ले ली, कितनी वेट अपना अटैच किया है, और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग ले ली, और स्पीड अपन मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा एम जी माइनस एस, है ना, क्योंकि इधर लग रहा है एम जी डाउन, इधर लग रहा है एम जी, है ना, वेट जो आपकी डब्ल्यू है ऊपर लग रहा है एस। तो आपको जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस एस, और टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू आर, और आर क्या है, इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस या फिर फ्लाईव्हील की रेडियस जो भी बोलना चाहो, है ना। और टी क्या होगा, एम जी माइनस एस ब्रैकेट क्लोज इंटू आर, ठीक है ना, ये इस टाइप से टॉर्क निकल जाएगा। अब टॉर्क निकल गया तो अपन पावर से निकालेंगे, पावर आउटपुट जो होगी पी इज इक्वल टू होता है टी इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, ठीक। और तो और अपन जानते हैं ओमेगा 2 पाई एन अपन 60 होता है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एन टी अपन 60। तो यहाँ अपन टी को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, टी एम जी माइनस एस इंटू आर 2 पाई एन अपन 60। तो ये पावर का आपका फाइनल फार्मूला है, जहाँ एस क्या है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इन न्यूटन, एम क्या है मास सस्पेंडेड इन केजी, और आर क्या है रेडियस ऑफ द व्हील और प्लाई या फिर इफेक्टिव रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अब इफेक्टिव रेडियस क्या होती है, अगर आपको रोप की रेडियस भी दी हुई है तो रोप की रेडियस को फ्लाईव्हील की रेडियस में ऐड कर देंगे, तो आपकी क्या बन जाएगी, इफेक्टिव रेडियस, ठीक है। तो रोप ब्रेक डायनामीटर्स की कुछ विशेषताएं होती है, देखिए, इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर एंड इनएक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स नो लुब्रिकेशन। ये इसको मैन्युफैक्चर करना इजी होता है, ठीक है, और ये इनएक्सपेंसिव होता है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, और इस पर लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। रोप ब्रेक डायनामीटर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू टेस्ट द पावर ऑफ प्राइम मूवर सच दैट इंजन और टर्बाइन की पावर मेजर करने के लिए इसका उपयोग जनरली अपन करते रहते हैं। और हाई पावर मेजरमेंट के लिए कूलिंग अरेंजमेंट भी दिया जाता है, क्योंकि क्या जब हाई पावर मेजरमेंट किया जाएगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ज़्यादा हीट जनरेट होगी, इसलिए उस हीट को कैरी अवे करने के लिए कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसमिशन डायनमोमीटर। देखिए, आपको इसके पहले था एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर, जिसमें क्या होता था, पावर को एब्जॉर्ब कर लेता था मेजरमेंट करने के बाद। लेकिन ट्रांसमिशन डायनोमीटर क्या होगा, पावर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पावर को ट्रांसमिट कर देगा, पावर को मेजर करेगा और ट्रांसमिट कर देगा, जिससे अपन का वो पावर का लॉस नहीं होगा, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ डायनमोमीटर power developed by prime mover is transmitted through the dynamometer
टू अदर मशीन वेयर द पावर इज मेजर्ड। देखिए क्या होता है, जो ये डायनोमीटर है ना, पावर को ट्रांसमिट करते हुए मेजर कर लेगा, ओ है ना, प्राइम मोर की जो पावर जनरेट हो रही है उसको ट्रांसमिट कर रहा होता है, साथ में उसको मेजर भी कर लेगा। और प्राइम मोर क्या होता है, प्राइम मोर होता है जो प्राइमरी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, जैसे कि टरबाइन हो गया, आपका इंजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पावर, तो हैंस पावर इज नॉट एब्जॉर्ब बाय फ्रिक्शन और एनी अदर मैनर, यहाँ पे पावर को फ्रिक्शन के द्वारा ना तो एब्जॉर्ब किया जाता है और ना किसी और के द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए पावर का लॉस नहीं होता है, बल्कि पावर का यूटिलाइज किया जाता है मेजरमेंट करने के बाद। तो बेल्ट ट्रांसमिशन, ओ आपका ट्रांसमिशन डायनामीटर में के एग्जांपल्स 3 हैं, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनामीटर, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन डायनामीटर और टॉर्सन डायनामीटर। तो यहाँ सिर्फ अपन बेल्ट ट्रांसमिशन डायनामीटर पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर, अ कंटिन्यूस बेल्ट रन्स ओवर द ड्राइविंग पुली एंड ड्रीवन पुली थ्रू टू इंटरमीडिएट पुलिस और लूज पुलिस। इसमें क्या होता है, एक बेल्ट लगा होता है जो ड्राइविंग और ड्रीवन पुली पर रन करता है, और उन दोनों के बीच क्या लगी होती है, दो इंटरमीडिएट पुलिस, ठीक है, दो इंटरमीडिएट पुलिस। तो और दो इंटरमीडिएट पुलिस जो होती है वो एक लीवर पर फिक्स रहती है, ठीक है। और लीवर को कहाँ हिंज किया जाता है, ये दो इंटरमीडिएट पुलिस है इसके सेंटर पर, या फिर जो ड्राइविंग और ड्रीवन पुली के सेंटर लाइन पर, है ना। तो देखिए इसका पहले अपन डायग्राम देखते हैं, ये देखते हैं इसका डायग्राम, ये आपकी है ड्राइविंग पुली, ये आपकी ड्रीवन पुली, ओके, ठीक है। और जो 1 और 2 आपकी है इंटरमीडिएट पुलिस, और ये किस पर लगी हुई है आपकी, है लीवर पर, है ना, लीवर पर। और लीवर पर इस साइड क्या है, बैलेंसिंग मास दिया गया, मतलब काउंटर वेट दिया गया, और इस साइड क्या दिया गया है, अपन उस पर वेट अटैच करेंगे पावर मेजरमेंट के लिए, और ये दो स्टॉपर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, बेल्ट ट्रांसमिशन में जो पावर होती है वो होती है, बेल्ट ट्रांसमिशन जो पावर होती है वो होती है, इसको मैं फार्मूला बता देता हूँ। जो बेल्ट ट्रांसमिशन में जो पावर होती है वो होती है P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। तो T1 क्या है, बेल्ट टेंस, देखिए अगर मान लो कि एक ड्राइविंग पुली है दूसरी ड्रीवन पुली है, इन दोनों पर बेल्ट से अगर अपन पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो एक साइड होगी जहाँ पर बेल्ट का टेंशन ज़्यादा होगा उसको T1 बोलेंगे, और एक साइड जो उसको बेल्ट का टेंशन कम होगा उसको T2 बोलेंगे, ठीक है। तो T1 है टेंशन इन टाइट साइड ऑफ द बेल्ट, और T2 टेंशन इन साइड लेफ्ट साइड ऑफ द बेल्ट, और V क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। तो पावर ट्रांसमिटेड क्या होगी, P इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी। तो जब का बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर क्या करता है, वो T1 माइनस T2 को आपको मेजर कर देता है, जिससे अपन पावर मेजर कर लेंगे, देखिए, है ना। तो इसको पढ़ते हैं, अ कंटिन्यूस बेल्ट runs over the driving pulley and driven pulley through two intermediate pulleys or loose pulleys. The intermediate pulleys have their pins fixed to a lever with its fulcrum at the midpoint of the centers of these two pulleys. एक कंटिन्यूस बेल्ट रन करेगा ड्राइविंग पुली और ड्रीवन पुली पर, और उन दोनों के बीच लगी होगी दो इंटरमीडिएट पुलिस, और दो इंटरमीडिएट पुलिस किस पर फिक्स होगी, लीवर पर। और लीवर कहाँ हिंज किया जाएगा, दोनों ड्राइविंग और ड्रीवन पुली के सेंटर पॉइंट पर, और सेंटर लाइन पर, ठीक है, सेंटर लाइन पर। तो one end of the lever is connected to the pan for weight and other end is connected to the mass balance to keep lever horizontal in equilibrium। क्या होगा कि जो आपका लीवर है उसके एक एंड पर तो अपन वेट अटैच करेंगे पावर मेजरमेंट के लिए, है ना, टॉर्क मेजरमेंट के, पावर मेजरमेंट के लिए, और दूसरे एंड पर मास बैलेंस अटैच किया जाएगा, काउंटर वेट अटैच किया जाएगा, क्योंकि लीवर के मास को बैलेंस करने के लिए। तो पावर ट्रांसमिशन का फार्मूला तो ये हो गया, ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। और तो जो बेल्ट ट्रांसमिशन डायनामोमीटर क्या करता है, सिंपली वो क्या करता है, T1 माइनस T2 आपको मेजर करके दे देता है, ठीक। तो इसका अब यहाँ देखते हैं, देखिए जब इंजन को अब स्टार्ट करेंगे, तो देखिए स्टार्ट करेंगे तो देखो इस साइड का टेंशन है T1, इस साइड का टेंशन ये T1, ठीक है, ये टेंशन T1 पूरा रहेगा, और ये ड्राइविंग पुली के इस साइड टेंशन T2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि T1 ज़्यादा होता है ना, और T1 ज़्यादा होता है T2 से, T1 इज ग्रेटर देन T2, ओके। तो क्या होगा, देखिए आपका लीवर है जो यहाँ पर हिंज किया गया है ना। तो स्टार्टिंग में तो उसको बैलेंस करने के लिए अपना मास बैलेंसिंग यूज कर ली, क्योंकि इसका इस साइड लेंथ कम है और उसका इस साइड लेंथ ज़्यादा है, तो इस साइड इसका मास भी ज़्यादा होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन ने बैलेंसिंग मास का इस्तेमाल किया है, का उपयोग किया है। अब ये देखते हैं जैसे इंजन अगर स्टार्ट होगा, है ना, तो आपका इधर टेंशन T1 है
तो यहाँ पर देखिए ये इधर भी T1 इधर भी T1 दो लग रहा है, तो यहाँ पर लगेगा 2T2 फोर्स लगेगा और यहाँ पर लगेगा सॉरी इधर 2T1 फोर्स लगेगा, इधर इस साइड 2T1 फोर्स लगेगा और इस साइड लगेगा 2T2 फोर्स। एक बार और देख लीजिए, इस साइड बेल्ट का टेंशन T1 है तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा T1 इधर भी T1 इधर भी, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 2T2 और 2T1 और इस साइड फोर्स क्या लग जाएगा इसी हिसाब से इसी प्रकार लगेगा यहाँ पर, तो 2T2 इधर 2T2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर लग रहा है आपका W जो अपन ने वेट अटैच किया है, और वेट कितना अटैच, देखो क्या होगा अगर इंजन स्टार्ट करेगा तो 2T1 ज़्यादा है और T2 कम है, तो ये इसको क्या करेगा लीवर को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये लीवर कुछ इस साइड से हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉपर्स लगे होते हैं, तो ये लीवर आपका कुछ इस साइड से हो जाएगा जब आपको इंजन पावर ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो लेकिन ये आपके स्टॉपर्स लगे होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा ऊपर ना जा पाए, ज़्यादा मूवमेंट तो हो नहीं पाएगा। तो जब अपन को पावर मेजर करने, एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, अपन को जिस पावर मेजर करनी होती स्पीड मेजर करनी है पावर, वो स्पीड अगर अपन ने ले ली है ना, या फिर कोई सी भी स्पीड अपन मेजर कर सकते पावर, तो अब इस लीवर को हॉरिजॉन्टल करने के लिए अपन ने क्या वेट अटैच करेंगे, है ना। जितना वेट लगेगा इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए उतना वेट अपन अटैच करेंगे और उस वेट को कैलकुलेट कर लेंगे कितना वेट ये है, ठीक है, क्योंकि वेट होगा m/g। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर लग रहा है 2T1, यहाँ पर लग रहा है 2T2 और यहाँ पर लग रहा है W। तो अपन इसको मोमेंट ले लेंगे, पॉइंट, ये जो हिंज पॉइंट है इसके अबाउट, तो जो मोमेंट होगा W×L, ये लेंथ है L यहाँ से तक की, -2T1×A, क्योंकि जो 2T1 है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज देगा और W आपको क्लॉकवाइज देगा, तो T1 वाला 2T1 वाला नेगेटिव आएगा, +2T2×A, क्योंकि T2 वाला भी क्लॉकवाइज देगा, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया गया है, तो बराबर 0, क्योंकि कंडीशन कौन सी आ रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपका लीवर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो T1 - T2 की वैल्यू आ जाएगी WL/2A, तो T1 - T2 की वैल्यू निकाल ली, तो आपको पावर का फार्मूला क्या होता है T1 - T2 × V। ओके, तो ये आपका बेल्ट ट्रांसमिशन डायनामोमीटर खत्म। आपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, देखिए द फॉलोइंग डाटा रिफर टू अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट विथ अ रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। एक रोप ब्रेक डायनेमोमीटर दिया गया है जिसमें क्या है, डायमीटर ऑफ द फ्लाई 800 mm, डायमीटर ऑफ द रोप 8 mm, डेड वेट ऑन द ब्रेक 40 kg आपको है ना, मास दिया अटैच किया गया है, स्पीड कितनी है 150 RPM और स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग कितनी है 100। तो देखिए ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है, डी आपका जो दिया स्मॉल डी मतलब कि इसका डायमीटर व्हील का वो 800 mm है और रोप का डायमीटर 8 mm है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी इफेक्टिव रेडियस पता करेंगे। इफेक्टिव रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ व्हील प्लस रेडियस ऑफ रोप। तो अगर 800 डायमीटर है तो 400 हो जाएगी उसकी रेडियस, और इसकी 4 रेडियस हो जाएगी रोप की, तो दोनों को मिला के करेंगे तो रेडियस कितनी हो गई 404 mm। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.404 मीटर। ओके, बाकी आपको वेट दिया है 40 kg, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81, तो डब्ल्यू आपका आ जाएगा 392.4 न्यूटन। ठीक है, आपका जो फार्मूला होगा इंजन रोप ब्रेक डायमीटर में P = होता है W - S, W आपका है mg, ठीक है ना, तो mg - S × R × 2πn/60। तो n आपका 150 दिया है, S आपका 100 दिया है ना, W को लिए अपने निकाल लिए, सबका मान रख देंगे तो पावर आपको कितनी आ जाएगी 1855.6 वाट। ओके।